यूक्रेन रशिया की लड़ाई जरूरत थी करने की? कोई जरूरत नहीं थी। किसने पुश किया? यूक्रेन ने थोड़ी पुश किया। करेक्ट। अमेरिका ने पुश किया। किसको पुश किया? यूक्रेन को पुश किया। आगे आगे जाना। 2014 से या 2008 से पुतिन बोलता रहा कि यार तुम ये काम मत करो, तुम ऐसे रहो, वहीं रहो, ठीक है, दोस्ती कर लो, हमें आगे नहीं आना, हमको अपना देश जहाँ पर है, हमको कोई पावर नहीं बनना। बट इन्होंने फोर्स किया। 2014 ऑनवर्ड से धीरे धीरे चल रहा था। फाइनली दे पुश्ड रशिया टू अटैक। ठीक है, तो लग रहा है कि यूक्रेन ने गलती करी है, बट एक्चुअली में रशिया की गलती है। दे पुश रशिया। जब रशिया इस लड़ाई के अंदर आया तो दो चीजें हुई जो लोग समझते नहीं है। यूरोप का 90% ऑफ ऑयल गैस, पूरी उनकी एनर्जी की पावर की रिक्वायरमेंट, पूरी उनकी इंडस्ट्री रशियन एनर्जी पे चलती थी। ठीक है, ट्रू। तो नॉर्थ स्ट्रीम को किसने डिस्ट्रॉय किया? यूक्रेन ने नहीं किया। अमेरिकन CIA, देयर स्पेशल फोर्सेस पीपल, जो नॉर्थ स्ट्रीम जो मैक्सिमम एनर्जी कैरी करता था यूरोप के लिए, उसकी जो पाइपलाइन है वो उन्होंने डैमेज करी। जो पाइपलाइन यूरोप की तरफ जा रही थी वो सारी खराब की गई, तोड़ी गई। और यूरोप नहीं मानता था। आपको याद होगा 4 साल 5 साल पहले यूरोप कह रहे थे यार लड़ाई लड़ते रहेंगे, रशिया के साथ नहीं रहेंगे, रशिया को बॉम्ब करेंगे, बट एनर्जी आने दो। और रशिया भी कह रहा था कि चलने दो एनर्जी, तुम लड़ाई करो, हम लड़ाई कर लेंगे, बट दोनों का फायदा था। रशिया को उससे वो मिल रहा था और रिसोर्स, पैसा। करेक्ट। और यूरोप की इकोनॉमी चल रही थी और यूरोप की इकोनॉमी नीचे जा रही थी। बट अमेरिका ने फोर्स किया उनको डीकपल करने के लिए। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि नाउ यूरोप धीरे धीरे जो चाइना रशिया की तरफ ग्रेविटेट कर रहा था, उनको कंपेल किया कि तुमने ऑयल और गैस अगर लेना है तो कहाँ से लेना है? अमेरिका से लेना है। अमेरिका में कहाँ से तेल आया? अमेरिका ने कभी भी अपने तेल को पंप नहीं किया, बचा कर रखा। वो उस टाइम के लिए बचा कर रखा था जब जरूरत है। और उन्होंने अपने तेल पंप करने की रफ्तार तेज कर दी। गैस के लिए इन्होंने डाइवर्सिफाई किया यूरोपियंस ने, और एक गल्फ की तरफ आए। तो कुछ उन्होंने अमेरिका से लिया, कुछ गल्फ से लिया। ठीक है, मगर ये एक ब्रेक हुआ। ठीक है, रीसेटिंग चल रही है अभी 4 साल 5 साल। नेक्स्ट रीसेटिंग का क्या हुआ? वेनेजुएला नंबर 1 ऑयल एंड गैस रिजर्व्स कहाँ पर है? ऑयल रिजर्व्स एक्चुअली वेनेजुएला में, पूरी दुनिया के अंदर सबसे 90% तेल कहाँ जाता था? क्रूड चाइना। ठीक है, उन्होंने बड़े क्वाइटली, पूरा ड्रामा क्या चला, क्रॉस बॉर्डर ट्रक चल रहा है इसलिए हम जा रहे हैं। मगर धीरे धीरे ट्रम्प से निकल ही गया कि हम ऑयल की जा रहे हैं। एक्चुअली में अगर आपको ड्रग के पीछे आना था, आपने कोलंबिया जाना था और भी वहाँ देश वहाँ जाना था, बट वो वहाँ नहीं गए। उन्होंने वहीं गए जहाँ पर उनका रिक्वायरमेंट था। तो एक वेनेजुएला को उन्होंने कब्जा किया। ठीक है, अब कौन आ गया? ईरान। ठीक है, ईरान इज 3rd हाईएस्ट ऑयल एंड गैस एनर्जी कंबाइंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो उन्होंने डिस्टर्ब करना था। सो अब ये आ गया नंबर ईरान का। ठीक है, ईरान की 90% ऑयल कहाँ जाता है? चाइना में जाता है। ठीक है, सो यू लुक एट डिनायल इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी। अभी आप कहोगे यार सर ये एनर्जी से क्या होता है, उसमें चलो ठीक है हम रशिया से खरीदेंगे। सेमीकंडक्टर्स का जो गेम है, डेटा का गेम है, इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। ठीक है, ये एक नॉर्मल फैक्ट्री नहीं होती है। जब आप सेमीकंडक्टर बनाते हो उसमें आपको पानी चाहिए होता है फ्रेश, ठीक है, चलता हुआ, और आपको एनर्जी चाहिए। आपका जो कंप्यूटर होता है वो इतना सा होता है, करेक्ट, मगर उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन होती है बिल्कुल हीट हो जाता है। करेक्ट, ठीक है, तो जब आप थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट्स की आप एक वो डेटा यूनिट बना रहे हो, तो आप सोचो कितना तेल, कितना एनर्जी चाहिए। सो यू वांट स्टेबल एनर्जी रिसोर्स टू कम टू यू। सो उन्होंने ये सारी चीज़ें एक एज ए डिनायल स्कीम के लिए करी। और ये जो गेम है ये तकरीबन 1 डिकेड से साइलेंट चल रहा था, और पिछले 5 साल के अंदर थोड़ा डायरेक्ट चल रहा था, और ईरान के अंदर तो बिल्कुल फेस ऑफ हो गया। ठीक है,
मगर जो दो बड़े देश होते हैं ना, वो आपस में कभी डायरेक्टली नहीं लड़ते, ठीक है। और ये मैंने ख्याल से आपके शो पे मैंने पहले भी कहीं कहा था कि चाइना अगर मसल फ्लेक्स 10 साल के लिए नहीं करता तो अमेरिका को उन्होंने बेवकूफ़ बना करके आगे निकल जाना था, मगर उन्होंने थोड़ी जल्दी कर दी मसल फ्लेक्सिंग में और अपने आप को एक्सपोज कर दिया। तो ये एक पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट था ऑफ करेक्शन, ठीक है, जिसमें ईरान ने अपने आप को एक टेबल के ऊपर ऑफर कर दिया कि तुम मेरे रीजन में आओ और मेरे ऊपर लड़ाई लड़ लो। अगर कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन करी होती तो शायद नहीं होता। सेकंड क्या हुआ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वो रीजनल था। ये तो ग्लोबल बता दिया मैंने आपको, रीजनल इसलिए हुआ कि ईरान पिछले 47 साल से एक फोकस पे चल रहा था और नारा था उनका डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। बट यू नो अमेरिका वाज नॉट कंसर्न। अमेरिका के ऊपर कितने बॉम्बिंग हुए हैं, ईरानियन लेड बॉम्बिंग्स, अमेरिका ने उसके लिए कुछ नहीं करा, ठीक है। उनकी एम्बेसी पे हुआ, एनएसकोल पे हुआ, 5-6 बड़े मेजर याद नहीं एग्जैक्टली, 5-6 बॉम्बिंग थी जिसमें अमेरिकन की डेथ हुई और ये सारे ईरानियन प्रॉक्सीज ने कराए थे जिनकी पूरी हिस्ट्री ईरान के थ्रू निकलती थी। न्यूक्लियर एम्बिशन के बारे में लोग बात करते हैं। ईरान की जो न्यूक्लियर एम्बिशन था वो अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, न्यूक्लियर पावर हो जाएगा तो मुझे क्या पड़ता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। दे वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड। बट मैंने आपको बताया ना ग्लोबल आर्किटेक्चर, लोकली सऊदीज, एवरीबडी लुकिंग एट इजराइल। आप सऊदी अरेबिया क्यों नहीं देखते? सुन्नी वर्सेस शिया, सुन्नी वर्सेस शिया, सुन्नी वर्सेस शिया भी कम है। अगर शिया भी नहीं होता, कोई दूसरा सुन्नी देश होता और वो सऊदी को अगर चैलेंज करेगा तो सऊदी ने रिस्पॉन्ड तो करना ही है, ठीक है। सऊदी के पास में अपनी फौज तो है नहीं, अपनी पावर नहीं है बट उन्होंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया, उनको आदत नहीं है। वो क्यों चाहे कि हमारे लोग बने? अगर अमेरिका उनका काम कर देता है, इजराइल काम कर देता है, तो उनको जरूरत क्या है काम करने की? करेक्ट। जितना आप मिलिट्री हार्डवेयर में इन्वेस्ट करते हो उतना आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं कर सकते हो। और लड़ाई तो आज लग रही है, पिछले 40 साल 50 साल तो नहीं लगी, शांति थी। सो व्हाई शुड आई नॉट पे somebody else to fight my war? Which in this case is Israel and Saudi, according to the Abraham Accords के हिसाब से they were the one recognizing Israel. ठीक है। सो क्या हुआ कि ईरान के साथ में 2-3 चीजें हो गई जिसकी वजह से ईरान की पोजीशन हार्डन हो गई। जो गल्फ कंट्रीज थे वो चाहते थे पीस एंड स्टेबिलिटी। क्यों चाहते थे पीस एंड स्टेबिलिटी? उनको भी मालूम था कि धीरे धीरे पेट्रो डॉलर की जो सिस्टम है वो भी उनके हाथ से निकल रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास में पेट्रोल हो गया, वेनेजुएला के पास पहले इतना नहीं था, अफ्रीका में इतने तेल की खदान नहीं थी, तो कई जगह पे लोग डाइवर्सिफाई करने लगे। रशिया एम्बोल्डन हो गया, वो अपना तेल पंप कर रहा था और एक तेल की एक लिमिट होती है, ठीक है। सो अगर आपने देखा होगा यूएई जो है पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स के लिए, कहने को तो इस्लाम मानने वाला शरिया चलता है वहाँ पर, बड़ा कंट्रोल्ड है। तो ईरान के साथ में क्या हुआ कि ईरान ने पिछले 3-4 साल के अंदर 2-3 चीज़ें शिफ्ट होती देखी। जब अक्टूबर 7 हुआ, ठीक है, और हमास का स्ट्राइक हुआ, ईरान सेलिब्रेटेड अबाउट इट, वेरी हैप्पी अबाउट इट। करेक्ट। उनको नहीं मालूम था कि इजराइल अब हमास के पीछे जिस तरह पड़ा है वैसे पड़ेगा, और इजराइल घुस गया गाजा के अंदर और उसने बिल्कुल उस इलाके को तहस नहस कर दिया। 2-3 चीज़ें करी इजराइल ने, हमास की फर्स्ट लीडरशिप, सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरे गाजा का तहस नहस कर दिया। हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को एक बार नहीं 2 बार खत्म कर दिया। एक बार तो वो जो पेजर अटैक था और दूसरी बार नॉर्मल अटैक के साथ में किया। ये दोनों की दोनों लीडरशिप उसने खत्म कर दी। ये जो 7 अक्टूबर का अटैक था वो क्यों हुआ? उसकी भी एक रीजनल डायनामिक है। उसकी रीजनल डायनामिक ये है कि अब्राहम अकॉर्ड साइन हो रहे थे, साउदीज वेर रीचिंग आउट टू इजराइल कि चलो ठीक है वील एक्सेप्ट यू, आप यहाँ रहना। बाकी जो गल्फ कंट्रीज थे वो भी चल रहे थे, एक पीस एंड स्टेबिलिटी के माहौल के रास्ते में चल रहे थे। सीरिया के ऊपर ISIS का जो कंट्रोल था वो बढ़ता चला है। ISIS इज सुन्नी लिट, ठीक है। असाद वाज Shia, is not technically Shia, but one of the minority element, but still aligned to Iran and supported by Iran.
ये जो उसका स्पेस था ईरान का ऑपरेशन का, वो ख़त्म हो गया, काफ़ी रिड्यूस हो गया। यमन के अंदर जो लड़ाई चल रही थी, पहले वहाँ पे एक हूती कंट्रोल और प्रो ईरानियन कंट्रोल था, वहाँ पे पार्ट सऊदी हो गया, पार्ट कतर हो गया, और सॉरी यूएई का हो गया, और थोड़ा सा एक एलिमेंट ईरान का इन्फ्लुएंस करेगा गया। सो ये जो जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट चेंज हो रहा था वहाँ पर, वो ईरान के पक्ष में नहीं था।